डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। जब शाम के 6 बजते हैं, चैनल होता है डीडी किसान, मैं होता हूं, आप होते हैं, और दिन मंगलवार या गुरुवार में से कोई एक होता है। तो फिर क्या होता है? जी हाँ, फिर होता है सच के साथ का वो दौर शुरू, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली 100% हम सच की बात करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपका साथी घनश्याम उपाध्याय इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे इस खास शो में। और इस शो की परिपाटी आप जानते हैं, इसकी रवायत आप जानते हैं कि यहां से सच की डगर पर चलने की हम कोशिश करते हैं। और कई बार सच की राह पे चलते चलते मन विचलित हो जाता है, व्यथित भी हो जाता है, परेशानियां भी आती हैं, और कई बार हम कहते भी हैं कि झूठ बोलने वाले कहां से कहां चले गए, और एक मैं था कि सच बोलता रह गया। लेकिन यकीन मानिए, सच बोलिए, सच की राह पे चलिए, देर से ही सही मंजिल आपको मिलेगी। एक मंजिल, एक बदलाव, एक दौर, एक पड़ाव जिसकी बात आज हम करेंगे, वो है आयुष्मान योजना। अब आयुष्मान योजना को आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कब तो काफी समय हो गया इस योजना को हमारे बीच में। लेकिन एक बड़ा बदलाव पिछले दिनों हुआ। सरकार ने इसमें एक ऐसा बदलाव किया जिसमें यकीन मानिए कि एक बड़ा तबका जो वरिष्ठ नागरिकों का है, उनको उनके इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। और अब कहां जाएंगे इलाज के लिए, कैसे जाएंगे, कैसे इलाज मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी चिंता अब खत्म हो गई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए स्पेशल बजट भी एलोकेट किया है। अब आज जो सवाल है, जो हम और आप समझने की कोशिश करेंगे, वो यही है कि इस आयुष्मान भारत योजना में जो बदलाव किया गया, ये कितना इंपैक्टफुल होगा, कैसे आप खुद को लाभान्वित कर सकते हैं। और जितने भी वरिष्ठ नागरिक आज मेरे शो को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सर 50 से 55 मिनट आज आप मेरे साथ रहिए। आपकी सारी भ्रांतियां, सारे कंफ्यूजन, सारे सवाल इस बदलाव को लेकर जो आपके मन में चल रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें भागती हुई खबरों को पकड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सारी खबर हम एनालिसिस करके आप तक पहुंचाते हैं, तटस्थ होके। अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरों से हमारा दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है तो सिर्फ आपसे हमारा, और इस संबंध को, इस रिश्ते को हम निभाने की कोशिश करते हैं। और ये राब्ता हमारा कायम है कई महीनों से। और आपके प्यार के तौर पे हम कमेंट्स और रिएक्शन जो देखते हैं अपने प्रोग्राम के नीचे कमेंट सेक्शन में, वो बताते हैं कि भाई तार मिल चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपके अपने शो की शुरुआत करते हैं बिना समय को जाया किए। और आप जानते ही हमेशा की तरह मेरे शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, और उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। चर्चा करेंगे सच के साथ की अलख हम और आप मिलकर जगाएंगे। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मोदी सरकार द्वारा समय समय पर लिए जाने वाले फैसले ये बताते हैं कि सरकार देश के आम आदमी के लिए कितनी संजीदा है। और उन्हीं फैसलों में से एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना से लाभ मिलेगा, जिसके तहत वो हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। शुरुआत में इस योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बाद में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में हुए इस बदलाव के बाद अब 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को अपने इलाज की चिंता से बड़ी मुक्ति मिली है। इस फैसले का उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है। सरकार की इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में किसी भी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किए गए हैं, तो उनके पास आयुष्मान भारत में स्विच करने का विकल्प भी होगा। केंद्र सरकार ने साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसके तहत देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। इस योजना में सभी तरह की बीमारियां शामिल होती हैं।
आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ता है। इसके लिए एक पात्रता सूची है। आयुष्मान कार्ड वही बनवा सकते हैं जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, गांव में रहते हैं, निराश्रित या आदिवासी हैं और असंगठित सेक्टर में काम करते हैं, जिनके परिवार में कोई दिव्यांग हो या गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग इसकी पात्रता सूची में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आयुष्मान कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। राशन कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। आपको अपने पास के CSC सेंटर में जाना होगा, जहां CSC सेंटर में दस्तावेज और पात्रता की जांच होगी। पात्रता सही पाए जाने के बाद आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद आयुष्मान कार्ड को ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आप आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना में इस बड़े बदलाव से 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को किस तरह से लाभ होगा और इस बदलाव के लिए सरकार ने कितनी बड़ी तैयारी की है। तो इस बदलाव को आज नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास ये भी होगा कि इस बदलाव को लेकर आप किस तरह से खुद की तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप जानते ही हैं, चर्चा की शुरुआत हम करते हैं रिपोर्ट के बाद, और मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है वो परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूरन चंद नेलवाल साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बताएंगे आपको कि किस तरह से समाज के हित में वो काम कर रहे हैं, कई पीड़ितों को काफी मदद देने का काम करते हैं। सर स्वागत आपका। मेरे साथ शर्मिष्ठा शर्मा जुड़ रही हैं, जर्नलिस्ट हैं और पत्रकार की नजर से वो इस बदलाव को कैसे देखते हैं, शर्मिष्ठा जी से समझेंगे। मैम स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं BR शेखर साहब, चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं एम्स में। तो सर से आज समझेंगे कि किस तरीके से एम्स में रहते हुए इस योजना का वो आगे लाभ लोगों को मिलता हुआ देख पा रहे हैं। और मेरे साथ के मदन गोपाल भी जुड़ेंगे जो सीनियर कंसल्टेंट है नीति आयोग में। थोड़ी देर बाद वो मुझसे कनेक्ट होने वाले हैं, तो उनका रुख भी हम करेंगे। सबसे पहले शेखर जी आप ही के पास चल जाऊंगा। सर, आयुष्मान भारत योजना एक बड़ा बदलाव, इस बड़े बदलाव को कितने बड़े तौर पे आप देखते हैं सर? देखो, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले 2018 में 25 सितंबर को ये स्कीम लागू हुई थी और एम्स ने सबसे पहले इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था जी। और इम्प्लीमेंट करते हुए हमने सबसे अपना आयुष्मान केंद्र गेट नंबर 1 के सामने बनाया, ताकि लोगों को इसकी विजिबिलिटी रहे, लोग एक्सेस कर सकें, आराम से एक्सेस कर सकें, आराम से जा सकें, दूर से ही पता लगे आयुष्मान केंद्र है। आयुष्मान केंद्र हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए, लोगों को एकदम पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कहाँ केंद्र है, कैसे जाना उसको। और ये जो मोदी जी ने 70 ईयर्स एंड अबव के लिए स्कीम निकाली, वाकई में ये भी बेहतरीन होने वाली है। और 70 साल सर के कैसे बेहतरीन होगी, मुझे ये समझाइए, आप क्यों मानते हैं कि बेहतरीन होगी, क्या वजह है सर? मैं इसलिए मानना चाहता हूँ बेहतरीन होगी क्योंकि 70 साल की एज में आते आते कुछ ना कुछ लोगों को बीमारियां हो जाती सर हैं। 40 साल में हो जा रही है, 40 साल बड़ी बात है सर। मैंने कहा 20-20 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल सर, 20-20 साल में मैंने देखा लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ठीक बात है। और 70 साल में तो कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी जाती है। और कुछ तो आयुष्मान बेनिफिशियरी उनको तो इलाज, जो फैमिली में सीनियर सिटीजन है, वो आयुष्मान कार्ड जिनका पास नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है, वो लोग अब से 70 साल के जाके अपना बेनिफिशियरी कार्ड बना सकते हैं। NHA की साइट पे कुछ टाइम बाद आपको ओपन होने वाली है। हाँ। उसमें जाके अपना रजिस्टर कराएंगे उसको। सर कैसे कराएंगे सर? क्योंकि मन में ये भी सवाल, हम कैसे इनरोल कराएंगे, कैसे खुद को पंजीकृत कराएंगे? अपना सिर्फ आधार कार्ड लेके। अच्छा, आधार कार्ड ले जाके। हाँ, कहाँ ले जाना है सर आधार कार्ड? हम आयुष्मान केंद्र पे जाइए। अच्छा, या NHA की CSC सेंटर में जा सकते हैं। CSC के सेंटर में जा सकते हैं। NHA की नहीं तो वेबसाइट पे जाके आदमी NHA.beneficiary.NHA साइट, उसमें जाके अच्छा आदमी अपने खुद को भी रजिस्टर करा सकता है। और आधार कार्ड की KYC जरूरी है, उसके सारे बायोमेट्रिक ऑथेंटिक अप्रूव होने के बाद उसका ABPMJ कार्ड, बेनिफिशियरी कार्ड उसको मिल जाएगा। उसके बेसिस पे वो किसी भी हॉस्पिटल में, इनपैरेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कैशलेस ट्रीटमेंट अपना करा सकता है। और ये सारी स्कीम सिर्फ है ना एडमिटेड पेशेंट के लिए। अच्छा,
ओपीडी पेशेंट के लिए नहीं, अच्छा। ये सब सर लेकिन एक आंकड़ा जो मेरे पास है वो बताता है 40 से लेके 80% के बुजुर्ग या फिर वरिष्ठ नागरिकों का जो खर्चा है वो ओपीडी में आता है सर, ओपीडी में, दवाइयों में। अब ओपीडी भी शामिल नहीं है, क्या दवाइयां शामिल हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कहीं कुछ कोर कसर रह गई है जिसको और दुरुस्त किया जाना चाहिए था? क्योंकि लोग कह रहे हैं सर, कई बुजुर्गों से जब हमने बात की तो कह रहे हैं कि अगर ओपीडी भी शामिल हो जाता तो बेटर होता। देखो, बुजुर्ग का कहना ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट जो हमारे ओपीडी के साथ, जैसे किडनी की मेडिसिन है या हाइपरटेंशन की बात है या डायलिसिस की बात है, इंडोक्राइन की बात है, शुगर की पेशेंट है, तो उनको ओपीडी बेसिस पे मेडिसिन की जरूरत है। अच्छा। लेकिन कुछ अभी आयुष्मान केंद्र में जो कैंसर पेशेंट है उनको ओपीडी बेसिस पे कुछ मेडिसिन मिलनी स्टार्ट हुई है अभी। अच्छा, कैंसर पेशेंट के। और मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे भी स्कीम अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है, अभी तो स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, उसके देखेंगे रिपार्केशन कैसे आते हैं, कैसे उसको यूज हो पाता है, शायद आगे जाके उसमें कुछ चेंजेस एनएचए में टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है, रिव्यू मीटिंग होती है। ठीक है, अगर अभी कोई संशय है तो इस संशय को दूर करने का काम हम अभी करेंगे सर, क्योंकि हमारे साथ के मदन गोपाल जुड़ गए, सीनियर कंसल्टेंट है नीति आयोग में। गोपाल सर, 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बदलाव कितनी बड़ी राहत लेकर आया है? इफ एम आई ऑडिबल टू यू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपने पूछा है जी। जब आप देखेंगे जो हमारी जो बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, जब मैं तो बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे बुजुर्ग लोग जो हमारे इंडिया में जो उनका डायनेमिक्स है जी, कोई सोशल सिक्योरिटी हमारे तो उतनी सुदृढ़ नहीं है। कोई सोशल सिक्योरिटी अगर कोई मेजर नहीं है तो जितने बुजुर्ग हैं 70% हमारे उनसे रिमिटेंसेस पे अपने काम करते हैं, जो बच्चे लोग उनको पैसा भेजते हैं उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। और आप ग्रामीण स्तर में जो लासी की स्टडी भी हुई हमारी, अब उसमें देखेंगे ग्रामीण स्तर पे भी जो महिलाएं हैं अकेले घर पे रह जाती हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह से लोगों की अपनी रोजमर्रा के लिए इधर उधर से पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो अधिकतर बुजुर्ग हमारे गांव में रह जाते हैं, दूर दर्श में। तो 70% लोग वैसे रहते हैं। और वो बुजुर्ग लोग हमारे जो देश की जो संस्कृति है उसमें हम लोग बच्चों से पैसा लेते नहीं है। एक बहुत बड़े कारण है। उसके कारण वो क्या वहीं पर रहते हैं, बीमार होते हैं तो घर आगे आकर इलाज नहीं कराते हैं। ये बहुत बड़ा प्रमुख वो है। तो उसके लिए जो सरकार ने जिस तरह से कोशिश किया है कि किस तरह से इस वक्त को हम लोग कुछ मदद कर पाए, तो इसको दूसरे तरीके से भी देखिए। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो अभी रिपोर्ट रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसमें भी आप देखेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में अभी भी 40% है। दैट मीन्स 40% लोग अपनी जेब से पैसा देकर इलाज कराते हैं। अच्छा। और ये स्थिति आपके बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि बुजुर्गों को कैसे सहायता पहुँचाई जाए। तो मेन उद्देश्य वो है कि कैसे इनको सहायता पहुंचाई जाए, क्योंकि आप जो पुरानी जो स्कीम देखेंगे ABPMJ जो 50 करोड़ लोगों के लिए दी जा रही है, उसमें भी 70+ के बुजुर्ग अभी भी हैं उसमें। लेकिन बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो उस सोशो इकोनॉमिक क्लास क्लासिफिकेशन में नहीं आते, तो उसके कारण वो लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन उनको लाभ देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनको कौन देखेगा? सरकार नहीं देखेगी, कौन देखेगा? बच्चे लोग बाहर चले गए हैं, बच्चों से पैसा लेना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में पेंशन नहीं है। उसके लिए सरकार ने उन पे ध्यान देते हुए इस तरह की स्कीम चालू करी है। तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 6 करोड़ जो 70+ आबादी के लोग हैं वो इसमें कवर होंगे। क्योंकि मैंने इस स्कीम को 2008 से देख रहा हूँ, किस तरह से RSBY को पहले देखा, PMJ जब लॉन्च हुआ उस समय देखा, तो पैकेजेस जो बने जिस तरह से इवॉल्व हुआ स्कीम, तो आप देखिए ये लोगों की आवश्यकता है और आवश्यकता को हमने ही परोसा है और उसको उपलब्ध कराया है। 70+ एक बहुत अभी 70+ चालू हुआ है, शायद इसको और थोड़ा एक्सपैंड करने में हमें मदद मिलेगी। 70+ का जो रिस्पांस आएगा उसके हिसाब से शायद 60+ भी हो जाए आने वाले भविष्य में। अच्छा, देखते हैं कैसा रिस्पांस आएगा। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कुछ राज्यों में ऑलरेडी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कवर होता है, जैसे केरल राज्य है, ये दूसरे राज्य जो इंश्योरेंस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो नए प्रयोग के तौर पे इसमें कुछ और बदलावों की भी संभावना है। सर आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ कुछ और मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शर्मिष्ठा जी हैं। शर्मिष्ठा जी, मेरा कंसर्न इस बात को लेके है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के सारे उद्देश्य आयुष्मान योजना में हुए इस बड़े बदलाव के बाद
आप पूरा होता देख पा रही हैं? क्योंकि आप जानती हैं कि देश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं, या फिर हॉस्पिटल जिस तरह से आयुष्मान को ट्रीट करते हैं, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं, जो ट्रीट करते हैं, वो क्या इस बाबत आगे बढ़ते दिखाई देते हैं? वी आर ऑन राइट ट्रैक में? एब्सोल्युटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हाँ, उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, और ये हेल्थ केयर जो सिस्टम है इसमें उद्देश्य पूरा होना आसान भी नहीं है। आप वर्ल्ड ओवर कहीं देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में भी सिस्टम पूरा, उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, वहाँ पर भी कमी रही ही जाती है। तो लेकिन हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। 70 से ऊपर की उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये उम्र सबसे ज़्यादा ऐसी होती है जब आपको हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं और ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, और इन बीमारियों के चलते किसी को लंग रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, जिनकी सर्जरी की ज़रूरत होती है, और सर्जरी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो उसमें अगर 5 लाख तक का सालाना अगर सरकार उनकी मदद करती है तो ये बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ बीपीएल तक सीमित नहीं है, ये पूरे मतलब कि सभी पर लागू होती है, हर इनकम ग्रुप पर लागू होती है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए प्राइवेट इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं वो 70 से ऊपर की लोगों को इंश्योरेंस इतनी आसानी से देते भी नहीं हैं। अगर देते हैं तो प्रीमियम इतना हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि 2.5 लाख के कवर के लिए 70,000 का प्रीमियम। आप सोचिए, एक पेंशनधारी भी अगर कोई है तो वो 70,000 रुपये का सालाना प्रीमियम देगा, तो उसके पास बचेगा क्या? तो ऐसे में अगर 5 लाख तक का कवर उनको मिलता है तो ये बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, तो एक बड़ी राहत की ओर इस बड़े कदम को हम समझ रहे हैं। नैनवाल जी भी हमारे साथ हैं। नैनवाल जी, आप लगातार उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें होती हैं, कई लोगों के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, बतौर सोशल एक्टिविस्ट आप काफ़ी एक्टिव हैं। सर, इस तरह के बदलाव को आप अपने प्रयासों में एक कितना बड़ा कदम मानते हैं? क्या जो प्रयास आप कर रहे हैं उसको इस तरह के कदम, इस तरह के बदलाव एक रफ्तार देंगे? सर उपाध्याय जी नमस्कार। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और केंद्र सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक दूरदृष्टता दिखाते हुए जो पहले आयुष्मान कार्ड का था उसको एक आगे बढ़ा दिया 70 साल से अबव के लिए भी। वो एक सराहनीय कार्य है आगे, क्योंकि मैं पहाड़ का पृष्ठभूमि का आदमी हूँ जी, और मेरे पहाड़ से इतने बीमार लोग आते हैं। वो आयुष्मान कार्ड दिल्ली में, जैसे दिल्ली में आते हैं पेशेंट, क्योंकि ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली में है, तो ऑल इंडिया मेडिकल में तो आयुष्मान एक्सेप्ट हो जाता है, आरएमएल में हो जाता है, सब दर्जन में हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में अभी भी आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं माननीय केंद्रीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसमें लिंक कर लें, ताकि जो पहाड़ से किसी तरीके से यहाँ आते हैं तो थोड़ा बहुत उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज कहते हैं। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कहते हैं? अगर आयुष्मान कार्ड लेके उनके पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? दिल्ली में मना कर देते हैं। वो कहते हैं हम इसके साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार उसके साथ नहीं संबंध रखती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, ये ऑल ओवर भारत में अवेलेबल है, तो कि दिल्ली में क्यों नहीं है? इस पे प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लें और राज्य सरकार को निर्देश दें कि इसको हर हालत में एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि पहाड़ के लोगों यहाँ जो भी आता है 60 साल से ऊपर के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री राहत कोष और या प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है उसको सैंक्शन होने में। तो इसलिए अगर ये इमीडिएट अगर सहायता मिल जाती है तो पहाड़ के लोगों की ज़िंदगी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन तो मैं एम्स जैसे संस्थानों में क्या इस तरह की योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिल पा रहा है? पेशेंट्स वहां जाके इस तरह के कार्ड से लाभ ले पा रहे हैं? सर, एम्स में भी लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो व्यवस्था है, जो हमारी सरकारी व्यवस्थाओं में व्यवधान आता है, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर वालों को दे रखा है, वो उनको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, आज टाइम ओवर हो गया, कल आना, तो इसलिए वो लटक जाते हैं। तो मैं माननीय के यहाँ पे केंद्र ऑल इंडिया मेडिकल के भी
वेलफेयर ऑफिसर हैं, जो पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने डायरेक्टर साहब के साथ बैठ करके इस बारे में पेशेंट को और ज़्यादा से और ज़्यादा मदद करवाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये कोशिश एक बड़ी है और इस बड़ी कोशिश को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की मंशा में किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। सरकार चाहती है कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन और इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है, आज इसी पे मंथन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो फिर चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाऊंगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में आयुष्मान भारत योजना में हुए हालिया बदलाव को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसे समझाने के लिए मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गोपाल जी भी हैं, नीति आयोग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो गोपाल सर, असल में एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में जितने खर्चीले देश हैं स्वास्थ्य के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें भारत का नाम भी शुमार है। सर, भारत का उस लिस्ट में शामिल होना और सरकार की तरफ से इस कदम को आगे बढ़ाना कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ा सॉल्यूशन के तौर पे आप इस कदम को देखते हैं सर? ये आप देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जब देखेंगे इसमें हमारे जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जी, ये जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है। पहले तो ये प्रथम बिंदु है, सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। दूसरा, जो स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा तकनीकी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा स्कीम है, ताकि प्रोसेसिंग बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे बाहर के देशों में देखेंगे क्लेम प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पे फ्रॉड का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस स्कीम में टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल हुआ है जिससे स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ठीक हो गया है, काफ़ी ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, इसमें शासकीय और गैर शासकीय दोनों अस्पताल हैं, लगभग 30,000 अस्पताल, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इतना बड़ा नेटवर्क कहीं मिलता नहीं है। दूसरा, धीरे धीरे क्रमशः, पहले हम लोग 50 करोड़ को जोड़ा स्कीम में, अगर स्टेट की स्कीम भी जोड़ लेते हैं और दूसरे स्कीम पे करीब 70 करोड़ लोग हमारे जुड़े हुए हैं स्कीम से, प्लस अब ये 6 करोड़ और बुजुर्ग जोड़ जाएंगे, तो आप देखिए कि 76 करोड़, आधे से ज़्यादा आबादी को हम लोग ये स्कीम का लाभ दे पा रहे हैं। क्रमशः लोग ये बोलेंगे कि इसमें ओपीडी नहीं है, लेकिन RSV, ये PMJ के पैकेजेस आप देखेंगे तो उसमें कोई भी बीमारी, जो इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस में आपके राइडर्स होते हैं, आपकी जो पूर्व से बीमारी होती है उसको कवर नहीं करते। इसमें राइट फ्रॉम डे 1 आपकी हर बीमारी कवर्ड है। दूसरा, अस्पताल में भर्ती होने के पहले के 3 दिन उसमें जो भी जांच होगी, जो भी दवाइयाँ लगेंगी वो कवर्ड है, और अस्पताल से छुट्टी होने के 15 दिन तक की दवाइयाँ छुट्टी है। दैट मीन्स OPD का जो छोटा सा हिस्सा है वो भी स्कीम में प्राय कवर्ड है पूरी तरह। सर, इसमें डे केयर शामिल है सर? इसमें बहुत सारे डे केयर प्रोसीजर शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। जैसे आपकी कैटरेक्ट सर्जरी होनी है या दिन में कोई ऑपरेशन होना है, लेकिन उसके लिए एक डायलिसिस कवर है उसमें, और डायलिसिस का अपटेक भी बहुत अच्छा है स्कीम में, और ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि डायलिसिस में तो चिन्हित किया गया है, क्योंकि डायलिसिस की आवश्यकता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज हमारे रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो हमारा रहन सहन है,
तो जिसके कारण डायबिटीज और हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में किडनी डिजीज बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये आपकी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। इसमें अब दूसरे तरह के डायलिसिस भी कोशिश कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस वो भी है, लेकिन उसके जो केंद्र हैं वो कम है, ये भी शामिल है उसमें। आप जो नाम लीजिए, अगर कोई चीज़ लिस्ट में शामिल, अभी 1900 प्लस कुछ प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स खाली आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। आपको कोई भी बीमारी हो, अगर वो प्रोसीजर्स में कवर नहीं है तो उसके अंदर आप प्री ऑथराइजेशन लेकर उसका भी इलाज करा सकते हैं संबंधित अस्पताल में। लेकिन वो सुविधा है, और अगर वैसे केसेस ज़्यादा होते हैं तो एक नया प्रोसीजर बना लेते हैं अंदर, तो उस तरह की व्यवस्था की हुई है ताकि मरीज गोपाल जी, लेकिन एक रिपोर्ट मेरे पास है जो बताती है कि जब से ये योजना शुरू हुई है सर, तब से जितने पैसे खर्च किए गए उसका 2/3 हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों की झोली में गया है। और दक्षिण भारत के राज्यों के हॉस्पिटल की बात करें तो यह आंकड़ा सर 53% तक जाता है। तो अगर ये रिपोर्ट सही है तो सर क्या ये सरकार की कोशिशों को नाकाम करने का प्रयास नहीं है? क्या इस पे किसी तरह की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है सर? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्कीम के जो उसका संरचना देखेंगे, स्कीम का जो फ्रेमवर्क देखेंगे, फ्रेमवर्क में हमारा है पेशेंट इज सेंट्रिक। हमने हितग्राही को प्रमुख रूप से माना है। हितग्राही का जो खर्चा होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव वो, और उसके बाद उसकी सशक्तिकरण भी बात करनी है। जैसे आप देखो, स्कीम जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें हमने इतना एम्पावर किया बेनिफिशियरी को कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट में जाके इलाज करा सके, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो श्रमजीवी वर्ग हैं और आपके जो वर्कर्स हैं, उनको वेज लॉस के कारण वो जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहते हैं, और सरकार के उसमें इतना ओवरलोडिंग रहता है, इतना पैसा नहीं कि जो यूटिलाइजेशन है सरकार का और इसका दोनों कम हुआ है। अगर आप यूटिलाइजेशन देखेंगे सरकार और प्राइवेट का, तो दोनों में करीब करीब बराबर ही है। फुटफॉल्स जो देखते हैं, फुटफॉल सरकार और प्राइवेट में दोनों बराबर है। लेकिन जो बड़े बीमारियां हैं, जैसे सेकेंडरी केयर है, टर्शरी केयर है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, आप सोचिए छोटे से आपके रिएम्बर्समेंट मॉडल में हमने हमारे जो अस्पतालों की संख्या जो क्रमशः अभी 15,000 सरकारी हैं और 15,000 अभी वो है, हमने छोटे से उसमें आप देखिए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन 30,000 कर दिए। तो वो सुविधा उनको घर के पास मिल गई है। पहले उनको डर लगता था कोई भी प्राइवेट में जाके इलाज कराने से। अभी जो एल्युमिनियम क्रोम बिल्डिंग्स हैं उसमें सशक्त जाते हैं, तो उनको वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें एक सशक्तिकरण वाली बात थी। सर, ये सारी बातें ग्राउंड पे मैच होती हैं सर? जी बिल्कुल बात होती है। मैं ये स्कीम को करीब 2007-8 से ही देख रहा हूँ। पहले इसका प्रिकर्सर था, उसमें काम करता था जी। उसके बाद ये रोल आउट किया। अब मैं NHRC में काम करता हूँ, लेकिन इसकी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर ही रहा हूँ। जैसे सीनियर केयर पे भी काफ़ी काम किया है हम लोग ने। उसमें रिकमेंड किया था, जब नीति आयोग की रिपोर्ट निकली थी सीनियर केयर की, उसमें भी रिकमेंड किया था किस तरह से उनको हम लोग PMJ में योजना में जोड़ सकें। ठीक है, तो एक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, उसी दिशा में बढ़ता हुआ ये बड़ा बदलाव है। सर मैं आऊंगा आपके पास, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी है। शेखर सर, असल में जो चीज अभी नैनवाल साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि देखिए अगर कोई दूसरे प्रदेश से दिल्ली आ रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल उससे एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं सर, फिर क्या फायदा सर? सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां हैं ग्राउंड पे तो ये कोशिश तो बेकार है सर। शेखर जी, एक्चुअली हेल्थ एक स्टेट चैप्टर है। जब तक उसमें स्टेट की रजामंदी नहीं होगी। सर कार्ड थोड़ी स्टेट चैप्टर है सर, आयुष्मान भारत योजना थोड़ी स्टेट चैप्टर, वो भी स्टेट चैप्टर है। नहीं, वो स्टेट चैप्टर है। अच्छा, कुछ स्टेट का शेयर होता है, कुछ सेंटर का शेयर होता है। दोनों की ये इससे कमांड स्कीम। ओके, स्टेट का भी कुछ शेयर होता है, सेंटर का भी। और ये स्कीम और स्टेट और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन स्टेट चैप्टर, स्टेट की मंजूरी लेना जरूरी होता है। तो दिल्ली ने अभी उसको ऑप्ट नहीं किया है, इस वजह से दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल उसको ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा एम्स तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें तो ऑप्ट क्या, वो तो हमें तो करना ही उसको। और जैसे नरवाल जी कहते हैं, हमारे पास पेशेंट इतना फुटफॉल इतना ज़्यादा है, हम ये नहीं आयुष्मान के बेसिस पे उनको सबको प्रायोरिटी देते हैं। हम जब सबकी प्रायोरिटी हमारी एक जैसी होती है, चाहे जिसके पास आयुष्मान कार्ड है या जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो वेटिंग तो हमारे पास है ही, एडमिशन की वेटिंग तो है ही। अक्रॉस द कंट्री हमारे पास पेशेंट आते हैं। और हमारा आयुष्मान केंद्र को भी हमारे 18 में स्टार्ट हुआ, तो उसको भी हमने ना डिसेंट्रलाइज कर दिया। जैसे हमारे सेंटर हैं, जैसे कार्डियो न्यूरो सेंटर है, उसमें ये उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। हमारा कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें भी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। एक जगह MCH मदर एंड चाइल्ड सेंटर है, उसमें भी डिसेंट्रलाइज कर दिया। वहाँ अलग अलग, ताकि एक पेशेंट को वहाँ से
मेन एरिया में ना आना पड़े, अपने ही एरिया में उसका सर कार्ड बन पर जाए। एक चीज ईमानदारी के साथ बताइएगा, सरकार की इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद अगर एम्स में जाना है तो फिर सर सिफारिश का कार्ड क्यों हाथ में चाहिए? नहीं, सिफारिश की कार्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे हो जाता है? नहीं, ऐसे हो सिफारिश जाता का है सर? ऐसा हो जाता है? जानने की कोशिश सर, यही जानने के लिए तो मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे लेकिन सर। सब सारे भ्रम दूर नहीं, किए नहीं, जाएं सर आज। लोगों के भ्रम ये है, सर लोग डरते हैं सर लोगों एम्स जाने का- में, कहते हैं भाई लोगों नंबर ही को- नहीं आएगा बिना लोगों जान को पहचान भ्रम के। है, लोगों हाँ, को यही भ्रम दूर करना है सर ये आज सोचते आपने। हैं कि हाँ। बिना हेल्थ हॉस्पिटल में बिना सिफारिश के काम होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं खुद वहाँ चीफ वेलफेयर ऑफिसर हूँ, मेरे पास अक्रॉस द कंट्री आते हैं और मैं उनकी ज़्यादा हेल्प करता हूँ जो किसी की सिफारिश से ना आया हो। वो लगता है हमें जेन्युइन आदमी लगता है, जो गरीब है, जेन्युइन है, पुअर पेशेंट है वो। नहीं सर, स्वास्थ्य की चाह तो किसी की भी हो सकती है, अच्छा ट्रीटमेंट तो कोई भी चाह सकता है, लेकिन चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है हमारे पास, चाहे वीआईपी पेशेंट हो, चाहे पुअर पेशेंट हो, चाहे आयुष्मान के इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है सबको। इक्वल कंसल्टेंट देते, ट्रीटमेंट देते, कार्डिक सर्जरी सर करनी वहां है तक पहुंचे तो डॉक्टर तक पहुंचे तो आम आदमी। नहीं, आज तो सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन कार्ड बनाइए, अप्लाई कीजिए। और कोई दिक्कत आए तो शेखर जी से मिल सकते मेरे से मिलिए, मेरे से मिलिए। ठीक है, मैं मेरे आके से बोल मिलिए। दूं सर यहाँ से। बिल्कुल बोल दो, बिल्कुल ठीक बोल है, दो। अगर कोई दिक्कत है तो फिर शेखर जी साहब मिल सकते हैं। लेकिन एडमिशन के मामले में मैं इतनी मदद नहीं कर पाऊंगा, बाकी सारी मैं बिल्कुल। सर वही तो दिक्कत है नहीं, सर। नहीं, सर admission- दिक्कत ही वही है ना। फिर अब ये बताओ, एक आम आदमी अब ये बताओ। वो जो प्रोसेसिंग है ना हमारे सर, पास- एम्स की व्यवस्थाओं में, देखो, वहां के डॉक्टर्स पे, वहां की व्यवस्थाओं पे किसी को कोई देखो, शक शुबा नहीं है। हमारे और पास- सरकार पे तो पूरा देश यकीन हमारे करके बैठा है। पास 3000 के आसपास टोटल बेड है, उसमें से आज की डेट में 332 पेशेंट आयुष्मान के हैं। 332 उसमें मोर देन 10% पेशेंट हमारे आयुष्मान के हैं जी। आज की डेट में एडमिट हैं। तो एडमिशन तो हमारे लिमिटेड बेड है, पेशेंट ज्यादा है, फुटफॉल 20,000 पेशेंट डेली हमारे आते हैं ओपीडी में, 20,000। ठीक है, तो अब ये बदलाव पर लगता है कि थोड़ा राहत पहुंचा देगा सर। फुटफॉल तो और इंक्रीज हो जाएगा फिर इसके बाद। अब फुटफॉल हमारा एक्चुअली सेंटर भी थोड़ा सा वो हो सर रहे हैं। अभी तो देखिए वही 5 लाख तक है ना, आयुष्मान वाले फुटफॉल की बात करें तो वो तो और बढ़ जाएगा फिर। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, फुटबॉल बढ़ेगा तो उसको भी मैनेज सर, किसी वजह से अभी तक किया तो 5 जाएगा। लाख तक का ही मामला था ना, और ये था कि लिमिटेशन थी। अब तो जो 5 लाख मिल रहा है उसमें तो आपकी आर्थिक स्थिति भी चेक नहीं हो रही है, बस आपका बुजुर्ग होना काफी है सर। आर्थिक स्थिति चेक नहीं होगी। तो फिर तो आंख मूंद के मैं एम्स चला जाऊंगा ना। अगर मैं 70 साल से ऊपर का हूं और मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज भी है तो मैं चाहूंगा कि मैं एम्स में जाऊं और मैं आंख मूंद के चले जाऊंगा सर। तो फुटफॉल तो बड़ा आपका। नहीं, फुटबॉल बढ़ेगा, उसको भी करेंगे। पिछले फुटफॉल को आप मैनेज कर पाने में मैनेज कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं सर। फुटफॉल जैसी चीज आपने 4 बार मुझे बताई कि फुटफॉल बहुत है सर हमारे फुटबॉल यहाँ। है, फिर भी मैनेज कर रहे तो हैं। फिर बढ़ेगा इससे तो। फिर भी उपाध्याय जी मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास राउंड द क्लॉक इमरजेंसी है, राउंड द क्लॉक इमरजेंसी, इतनी बड़ी इमरजेंसी है मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में। एम्स को ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि एम्स कितना खास है, फिर हम भी सब हम जानते मैनेज कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, लेकिन Actually- लोगों की जरूरतों के हिसाब से क्या वो चीजें पूरी हो रही है, मैं ये समझ रहा हूँ मैं आपसे। एक और आपको इस आपके चैनल पे भी बात करना जी, चाहूंगा। जी। एम्स के अलावा एम्स अभी एक ही एम्स नहीं है, 20 एम्स है, उनमें भी आप अप्रोच कर सकते हैं। सर 20 एम्स में वो वाला इलाज हो जाता है, दिल्ली एम्स में होता है। एम्स है, धीरे धीरे वो भी उस पर आ रहे हैं हमारे लिए। सारे एम्स को आप इस एम्स से कंपेयर कर सकते हैं सर? लेकिन सारा इंडिया का लोड एम्स से नहीं उठा सकता ना। नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं सर, पर आप सारे एम्स को तुलना कर रहे हैं ना कि वहीं भी बहुत एम्स भी हैं, यहाँ बताइए और में चले जाइए। नहीं, एक्चुअली पहले वहाँ दिखा के आइए। अच्छा। वहाँ से ये रेफर हो गया आ जाएंगे हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास तो डायरेक्ट पेशेंट आते हैं, कहीं से बिना रेफर के डायरेक्ट पेशेंट आते हैं। मैं सबसे ये अपील करना चाहूँ तो पहले लोग वहाँ कहीं अपने दूर दराज के हॉस्पिटल में पहले दिखा के अपना आपको रेफर करा के, वहाँ बाचा ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर एम्स में आए हो। ठीक है, शमिष्ठा जी एम्स मेरे साथ है। ठीक है हाँ। शमिष्ठा जी, क्या ये वाकई जरूरतमंदों तक पहुंचने वाले इलाज की कड़ी में पहला और वृहद कदम आपको दिखाई देता है? किफायती होने के साथ ये व्यवहारिक भी है? घनश्याम जी बिल्कुल व्यवहारिक है और मैं इसे मील का पत्थर मानती हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो रही है ना। जो किसी के पास था ही नहीं, जो बुजुर्ग सोचते थे कि इतना महंगा इलाज है, अगर किसी को सर्जरी कह दी गई, हार्ट सर्जरी मान लीजिए कह दी गई, या कैंसर किसी को हो गया, तो उसको जो ट्रीटमेंट कराना है, अगर वो गरीब है तो आप बताइए वो क्या करेगा। देखिए कई दुनिया भर में ये कहा जाता है कि लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने 5 लाख में में कैंसर का इलाज हो जाएगा शमिष्ठा? भले ही ना हो, शुरुआत तो होगी। क्या शुरुआत? कुछ तो ट्रीटमेंट शुरू होंगे। देखिए 5 लाख
मान लिया, लेकिन उसके अलावा सिर्फ एक यही इंश्योरेंस नहीं है ना, काफी और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की। जैसा कि अभी हमारे जो एम्स के वेलफेयर ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि कैंसर की कुछ और जो अभी हमारे जो ऑनलाइन हमारे साथ हमारे जो सदस्य जुड़े हैं उन्होंने बताया कि कैंसर की कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो ऑलरेडी दिए जा रहे हैं ओपीडी के थ्रू भी और दूसरे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके जरिए। तो मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, कुछ और सर्जरीज भी जो भी हैं वो अगर हो रही हैं तो सोचिए कितनी बड़ी राहत है। ऑफ कोर्स व्यावहारिक तो धीरे धीरे, अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें ये स्कीम आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लाभार्थी बढ़ेंगे, लोग इससे जुड़ना शुरू होंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो उसके जो भी उसमें जो समस्याएं आएंगी उसका भी निदान सोचा जाएगा। ऑफ कोर्स ये अभी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि देखिए कुल कितने अस्पताल हैं, तो मैम कुल पहले 30,000 प्रॉब्लम नहीं अस्पताल। सोचते हैं हम लोग, पहले प्रॉब्लम नहीं सोचते हैं, पहले हम बोलते हैं अच्छा अभी हम शुरू करते हैं, नहीं, प्रॉब्लम सोची गई है ना, सॉल्यूशन सोचेंगे, ऐसा होता है मैम। देखिए प्रॉब्लम सोची गई है तभी तो ये 70 प्रॉब्लम क्या थी, देखिए 70 से ऊपर की बारिश उम्र हो के रही है, मैं घर से निकलूंगा, जब मैं भीगूंगा तब छाता सोचूंगा। देखिए इम्पैनल तो कुछ अस्पताल किए गए हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी अस्पताल इम्पैनल नहीं है अभी, सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, 12,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को इम्पैनल किया गया है स्कीम के तहत, तो ऐसा तो नहीं है, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। और वो भी स्टेट चैप्टर है सर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल स्टेट चैप्टर है, क्योंकि देखिए इसमें मेजर पोर्शन जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। जैसे बाकी जो राज्य हैं, अभी 33 राज्य इसमें शामिल हैं, लेकिन दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। राजधानी शामिल नहीं है, राजधानी दिल्ली नहीं है शामिल, क्योंकि दिल्ली की राज्य सरकार इस योजना से नहीं जुड़ना चाहती, वो नहीं, जो भी उनके रीजंस हैं। लेकिन बाकी के जो केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं और जो केंद्र सरकार के इम्पैनल जो अस्पताल हैं उनमें तो जाकर पेशेंट्स जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी इसमें चैलेंजेस हैं और उसके लिए सरकार को इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। दिल्ली का 70 साल का जो बुजुर्ग होगा वो उसको फायदा नहीं मिलेगा क्या, मैं ऐसे समझूं? प्राइवेट अस्पताल में नहीं मिलेगा, ये आप बात अपनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं जैसे एम्स और अन्य अस्पताल हैं, यहाँ पर वो आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी इसमें चैलेंजेस बहुत हैं और ये शुरुआत है, क्योंकि देखिए अब जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो आयुष्मान भारत के लाभार्थी जो आए हैं उनको किस तरह से वो ट्रीट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी योजना लागू हो तो उससे उसके जो समस्या कई बार स्टूडियो में बैठी गई की गई चर्चा और ग्राउंड में मिलने वाली हकीकत थोड़ी सी अलग हो जाती है, और वो हमारा फेस भी करते हैं, आप खुद भी उसको। घनश्याम जी बिल्कुल ग्राउंड, मैं को ग्राउंड चैलेंजेस ही बता रही हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड धारक है, जो बीपीएल वाले, उनसे भी जाकर पूछ लीजिए ना, जब वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कितना उनको प्रायोरिटी मिलती है ना। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन कुछ भी नहीं से कुछ तो है, लिया तो जाएगा, एटलीस्ट अब वो कवर मिल तो रहा है, कुछ उम्मीद तो है, उन बुजुर्गों को कुछ उम्मीद तो है कि कम से कम ये कार्ड मेरे पास है, मैं अस्पताल जा तो सकता हूँ, जिन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं कि वो अस्पताल जा सकते, मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं जा सकता। के साथ ये कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो हम सबके लिए सोचते हैं और जो चाहते हैं कि हर किसी को इलाज मिले, लेकिन एग्जीक्यूशन भी उसी रफ्तार और शिद्दत के साथ हो तो फिर मजा कुछ और। नैनवाल जी मेरे साथ हैं। नैनवाल जी, ग्राउंड रियलिटीज क्या है असल में, जिन चैलेंजेस का जिक्र शर्मिष्ठा भी कर रही हैं, सर भी कर रहे थे, तो ये जो चैलेंजेस हैं क्या उसके पार या फिर उसके कंपैरिजन में हम खुद को उतना स्ट्रांग पाते हैं सर? क्योंकि आप तो रोज इतने मरीजों से मिलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, कहां दिक्कतें आती हैं सर? हर किसी के पास नैनवाल जी तो पहुंच नहीं सकते हैं। उपाध्याय जी, मैं इस पर ज़रूर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आज की डेट में अगर हम ये आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले तो हम शुरू में सारे खर्चे हमारे करीब 20-25 हज़ार तो वैसे निकल जाता है। किसमें तो सर? टेस्टों में। अच्छा। अगर मेडिकल में भी हैं, वो टेस्ट लिखते हैं, वहाँ डेट नहीं मिलती, जल्दी डेट नहीं मिलती है तो उससे पेशेंट परेशान होता है, वो कहते हैं बाहर से करवा लो। ये एम्स की बात कर रहे हैं? एम्स की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आदमी बाहर जाता है तो बाहर खर्चा, जैसे एमआरआई है, अगर एम्स के थ्रू रेफर हो रहा है तो 3,000 में एमआरआई होता है, किसी जगह पे 3,000 में एमआरआई हो जाता है, तो 3,000 रुपया उसका पास होता तो आधा वो आयुष्मान कार्ड से क्यों आता? ये तो एक मानने वाली बात है। तो कम से कम मेरा ये कहना है कि पेशेंट जब आता है, जो उसमें टेस्ट डॉक्टर द्वारा लिखे जाते हैं, उन टेस्टों को भी आयुष्मान शुरू से पे करे। और ये प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि भाई अगर जनता को फायदा हो रहा है तो हॉस्पिटल उसमें सारा सहयोग करे, और जहाँ तक उनकी लिमिट है 5 लाख तक की, उनको पूरे सहयोग के साथ दवाइयाँ, जैसे अभी माननीय नीति आयोग के सदस्य कह रहे थे कि हम लोग 15 दिन की दवाइयाँ दे रहे हैं, तो दवाई 15 दिन के बाद
क्या जाएगा उसके पास, जो पैसा है ही नहीं खर्च करने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि वो पेंशन होल्डर हो, इसमें ज़्यादातर किसान और मजदूर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। वो आज भी बेड पे बैठे हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है तो चुपचाप बैठे हुए हैं। आपने कई उदाहरण देखे होंगे, कई लोग वैसे ही बेड पे ख़त्म हो जाते हैं इलाज के बिना। तो मेरा एक निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से यह है कि इस चीज़ को लागू करने के लिए शासन में एक आदेश ऐसा आए कि जिससे हर हॉस्पिटल में हर कर्मचारी, हर डॉक्टर उनको ट्रीट करे। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं, मतलब आज की डेट में अगर जैसे माननीय ऑफिसर्स मेडिकल वालों ने कहा कि 330 पेशेंट आज भी मेरे वहाँ आयुष्मान के हैं, ऐसा तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आयुष्मान के कार्ड के लोग भी बहुत बाहर हैं। और इवन आज की डेट में देखा जाए, एक सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली में गंगाराम आयुष्मान कार्ड को या हमारे वहाँ का एक गोल्डन कार्ड है उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा। उसमें भी वो डेट थोड़ा वेटिंग दे देता है। सर, लेकिन लोगों की सेहत के साथ साथ देश की सरकार को देश की आर्थिक सेहत का भी तो ध्यान रखना है। सर, आपको नहीं लगता कि इतनी सारी चीजों को एक साथ अगर हम लागू करेंगे तो फिर हमें आर्थिक खजाना भी देखना है अपना? सर, नहीं, आर्थिक उस पे भी बोझ पड़ेगा। उपाध्याय जी, मेरा कहना यह है जो 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं उसी के अधीन ये शुरुआत में हो जाए, मर्ज हो जाए, तो कम से कम रियलिटी ये होगी, बजट ये रहे लेकिन शुरुआत जो सुविधाएं वो शुरू से मिल जाए। ठीक है, तो ये एक अच्छा वो हो जाएगा। ये मैं गोपाल सर से समझूंगा। एक ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना है, आप मेरे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यही समझेंगे क्या इस 5 लाख को जो इस्तेमाल करने का तरीका बताया जा रहा है, क्या उसमें कुछ सुधार हो सकते हैं? क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं यहाँ चर्चा करने में और ग्राउंड पे जाकर, और जिस परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है उसकी व्यथा सुनने के बाद जो स्थितियां होती हैं वो अलहदा होती हैं, अलग होती हैं, और यही अलग डीडी किसान समझने की कोशिश हमेशा करता है। ब्रेक के उस पार चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आप सच के साथ देख रहे हैं और आज प्रधानमंत्री जी के उस बड़े कदम का विश्लेषण हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर बहुत सुखद है और बहुत नजदीक से देखें तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री को हर व्यक्ति की बेहद चिंता है और बुजुर्गों का बेहद ख्याल रखते हैं, किसानों की भी बात करते हैं, लेकिन उनकी सोची हुई सारी नीतियों को किस तरीके से नीचे पालन किया जा रहा है, ग्राउंड तक वो कैसे पहुंच रही हैं, यही हमारे समझने की कोशिश है आज। और सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, नीति आयोग से मेरे साथ गोपाल जी हैं। गोपाल जी, अभी ब्रेक से पहले आपने भी सुना होगा कि चर्चा ये हो रही थी, देखिए 5 लाख का अमाउंट चाहे इतना ही रहने दीजिए, लेकिन वो जो जिस रूप में हमको मिल रहा है उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएं। क्या ये संभव है सर? क्या इसमें भी कोशिशें हो सकती हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा सुझावों का और जितने भी एडवाइसेस मिलती हैं उनका दिल खोल के स्वागत करते हैं। क्या ये सुझाव इंप्लीमेंटेबल है सर? नहीं, इसमें घनश्याम जी एक जो चीज है जो आप बोल रहे हैं जी, अभी जो 5 लाख तक की जो सीमा है सर, अभी जो हमारे जो हितग्राही हुए हैं, कितने हितग्राही हैं जो 5 लाख के ऊपर पहुंचे नहीं पहुंचे, ठीक है? एक तो वो देखने वाली बात है। हर प्रोसीजर निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो मरीज को ठीक से बता नहीं पाते हैं।
तो या फिर कुछ वो सोचते हैं कि कुछ डबल डिपिंग हो जाए कि इनसे भी पैसा ले लें, उनसे भी पैसा ले लें। तो उसके लिए एक प्रावधान है कि एक जो आपकी हेल्पलाइन है, जो हमारे जो हर अस्पताल में आपके आयुष्मान मित्र रखे गए हैं, आपके जो पीएमजे के मित्र हैं, तो वो मित्र रहते हैं हर अस्पताल में, तो उनको कम से कम मदद करना चाहिए। अगर अस्पताल कोई सुविधाएं देनी चाहिए उसको, लेकिन होता क्या है कि वो वाली बात नहीं हो पाती। इवन जो आप जो पैकेज देखेंगे, पैकेज में आपका खाना भी इंक्लूडेड है, दवाइयाँ भी इंक्लूडेड है, इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूडेड है। लेकिन मरीज को लगता है, जैसे मरीज और अगर डॉक्टर मिल गया तो ये बोलते हैं कि पर ठीक है, आपका इतना तो इलाज मैं इससे कर दूंगा, उसका बाकी आप पैसा दे दीजिए। वो मरीज मान लेता है। लेकिन जो आरोग्य मित्र है हमारा, वहाँ पे अगर वो शिकायत ऊपर तक की नहीं आती तो एक्शन नहीं हो पाता। लेकिन इस चीज़ों को रखने के लिए एक फ्रॉड कंट्रोल यूनिट भी है, क्योंकि स्कीम इतनी बड़ी है तो उसमें सभी लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बात हो जाए। और दूसरा ये है कि जैसे हम लोग खाली दिल्ली की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे राज्यों में देखेंगे जिस तरह से अपटेक है, उन लोग के लिए वरदान है। ऐसा नहीं कि स्कीम में लीकेजेस तो होते ही हैं, लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है। तो उसके लिए उसके जो सोसाइटल वैल्यूज हैं, हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो स्कीम की मंशा है, स्कीम के अंदर जो प्रावधान है, काफ़ी बढ़िया है। अगर उसको हम लोग ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और परिणाम मिल भी रहे हैं। इसमें लोगों को सशक्त किया है। उनकी बीमारी का जो डर रहता था, शासन ने लोगों के मन से बीमारी के डर को हटाने का बहुत बड़ा काम किया। वो एक उसका जो वो मूल्यांकन हम नहीं कर पाएंगे कि आप किसी से पूछिए जो हितग्राही जिसने इलाज कराया है, वो कभी करा नहीं पाता था, उसने करा लिया। तो आप देखिए, किसी की हर्निया की सर्जरी होनी थी, छोटी सर्जरी, बड़ी की बात मत करिए, हर्निया था, पूरा कष्ट होता था, अपना काम नहीं कर पाता था, रोजगार में दिक्कत होती थी, हुआ वापस हो गया। किसी को पेट के अल्सर की प्रॉब्लम थी, उसने करा लिया। और हार्ट वाले आप जो केसेस हैं, इस योजना को और इस बदलाव को कोई ये नहीं कह रहा कि खराब है सर, इसकी तो तारीफ हो रही है और ये वाकई स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सर इससे एग्जीक्यूशन पे थोड़ी सी शंका है, जिसको आज हम दूर करने की कोशिश करें। लेकिन गोपाल सर, ये भी सर क्लियर करते चलिए कि अगर पहले से कोई बुजुर्ग 5 लाख वाले बेनिफिशियरी ब्रैकेट में आता है, तो क्या उसको ये अगले 5 लाख मिल पाएंगे? और अगर एक ही घर में 2 वरिष्ठ लोग हैं, तो क्या उनको अलग अलग 5-5 लाख मिलेंगे, या वो 5 लाख शेयर करना होगा? सर ये घनश्याम जी मेरे से पूछा है? जी सर, आप ही से पूछा है सर। अच्छा, ठीक है, सॉरी, मैं सोचा आपने एक और नाम लिया था ना। नहीं सर, आप ही से पूछ रहा हूँ सर। इसमें आप देखिए, अगर वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग के लिए एक ऐड ऑन हो जाएगा। अगर वो परिवार में है, वो क्योंकि ये खाली बुजुर्ग के लिए है, बाकी दूसरी योजना परिवार के लिए। अगर वो बुजुर्ग है तो इट वुड बी एन ऐड ऑन टू हिम, ठीक है? तो वो ऐड ऑन का बेनिफिट ले सकता है। और दूसरा, जो बुजुर्ग पहले कवर्ड नहीं है, कोई दूसरे इंश्योरेंस स्कीम में कवर्ड है, वो अगर चाहें तो इसमें भी आ सकते हैं, कवर्ड हो सकते हैं। लेकिन वो दोनों जगह से तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, जैसे कि अभी मैडम ने बताया था कि 2.5 लाख अगर उस तो कवर करना है तो 70,000 का उसको प्रीमियम देना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए काफी वरदान है कि वो इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब 5+5 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा सर, मैं ये कह रहा हूँ। या तो वो 5 ले लो या ये 5 ले लो। ये पढ़े आप देखिए, 5 जब एग्जॉस्ट होते हैं तो बहुत सारे स्टेट नोडल एजेंसी के पास व्यवस्था रहती है कि और दूसरे तरीके से कैसे उसकी मदद की जाए। लेकिन वो पहले एग्जॉस्ट होने के लिए जो निर्धारित प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि कोई गया तो उसका सीधा 5 लाख रुपए निकाल लिए। अगर आपका हार्ट प्रोसीजर है, हार्ट प्रोसीजर का निर्धारित है 1.5 लाख से 2.5 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर उसको कुछ दूसरी बीमारी, गंभीर बीमारी है, कैंसर। सर आप तो बहुत सस्ता ट्रीटमेंट बता रहे हैं सर, मैं तो बहुत खुश हुआ सर ये ट्रीटमेंट सुन के, क्योंकि सर जाते हैं हॉस्पिटल में वो तो बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैकेजेस बताते हैं सर। आजकल तो हॉस्पिटल वाले ये पैकेजेस हैं सर, पर आप तो बहुत सस्ता बता रहे हैं सर। काश ऐसा ही होता। नहीं, आप देखिए, इसका क्रिटिसिज्म इसलिए आता है, जैसे हमारे मनरेगा ने मजदूरों के मार्केट रेट सेट किए हैं, वैसे हमारी पीएमजे योजना है, ये भी आपके उपचार के मार्केट रेट सेट कर रहा है। उसी लोग इसकी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, ये चल नहीं रहा, वो चल नहीं रहा। लेकिन इसने बहुत सारी बीमारियों का मार्केट रेट सेट किया है। जैसे आप देखेंगे, बहुत सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, जो पहले कैटरैक्ट का था, लोग कैटरैक्ट योजना थी, एटलीस्ट मार्केट रेट हो गया कि कैटरैक्ट का इतना होगा। ये तो कैटरैक्ट का पहले 15,000 से लेंस लगता था, 2 लाख 3 लाख तक की भी लगता था। जी। लेकिन अब रेट निर्धारित हो गया। जैसे आपका स्टेंट लगना है, स्टेंट का भी रेट निर्धारित है, भले प्रोसीजर कॉस्ट में कुछ अलग अलग है। तो इसमें एक प्रकार से जो प्राइस रेगुलेशन की बात करते हैं, ये स्कीम आ रही है, क्रिटिसिज्म तो होगा, इसमें बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे इसको डीरेल करने के लिए।
मतलब आप देखिए डीरेल करने की बात होती है तो 30,000 अस्पताल जुड़ते नहीं, जिसमें 15,000 करीब 14-15,000 आपके प्राइवेट अस्पताल। तो स्कीम में वो लाभ देख रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा पा रहे हैं, उसके कारण इसमें जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप जैसे ESIS वाली स्कीम भी है, वो भी जो आपके PMJ के नेटवर्क के बिल्कुल अलग अलग कई योजना है जिसपे आप लाभ ले सकते हैं। सर आप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। शेखर जी भी मेरे साथ, सर आऊंगा आपके पास समय रहा तो। शेखर जी, जो कुछ अभी गोपाल सर कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? क्या वाकई जो स्वास्थ्य पे किया जाने वाला खर्चा है वो इतना सुलभ है, इतना कम पैसों वाला है, जो आसानी से कोई अवेल कर पा रहा है, और इस तरह की आयुष्मान भारत योजना हर जगह इजीली अवेलेबल हो जा रही है सबको? सर जो आयुष्मान के पैकेज हैं वो ज़्यादा इतने महंगे नहीं है। अच्छा। और जितने पैकेज के हिसाब से भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल को उसी के पैकेज के बेसिस पे ही उसको ट्रीट करना पड़ता है। चाहे उनके आयुष्मान में बीमारी के हिसाब से पैकेज, बीमारी के हिसाब से पैकेज है। पैकेज की पूरी लिस्ट है। अच्छा। सर्जिकल पैकेज अलग है, मेडिसिन के पैकेज अलग है, ICU के चार्जेस है, सबके बिल्कुल डिफाइंड है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल, उससे ज़्यादा उसको पेशेंट से चार्ज नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है। अच्छा। तो ये पैकेज बेस वो ट्रीटमेंट है। और बिल्कुल आयुष्मान पेशेंट बेनिफिशियरी है तो उसको एक भी सिंगल पेनी उसको नहीं देना पड़ता हॉस्पिटल में, चाहे उसको इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई टेस्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है, चाहे बाहर से कराना होता है। हमारे भी एम्स में कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो एम्स में नहीं है, जो बाहर हम भेजते हैं पेशेंट को, वो आयुष्मान से ही उसको कराते हैं। पर सर लेकिन गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख का बजट, शर्मिष्ठा जी भी कह रही थी कैंसर, सर कैंसर के लिए ये अमाउंट काफी नहीं, कैंसर के लिए तो कैंसर के लिए तो कुछ ट्रांसप्लांट हैं उसमें की थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके अलावा हम फिर उसके लिए अदर स्कीम है, एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है जिसके पास अंत्योदय कार्ड है। अच्छा। अंत्योदय कार्ड है ऑनलाइन आजकल ये एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्कीम है, उसमें आप आदमी अपने पोर्टल पे जाके या आयुष्मान पे जाके रैन बेनिफिशियरी है या नहीं है उसको चेक करा सकता है। सर एक आम आदमी जो वाकई इतना शिक्षित नहीं, वो अवेयर है सर इन सारी चीजों से? अवेयर नहीं, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल में आरोग्य मित्र हैं हमारे पूरी एम्स में। सर उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि आरोग्य मित्र हैं? आरोग्य मित्र सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा होता है और आयुष्मान केंद्र लिखा होता है, वहाँ जाके कोई भी आदमी संपर्क कर सकता है, आयुष्मान मित्र से मिल सकता है। और इवन एम्स में हमारे यहाँ पर 58 मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, डेडिकेटेड टीम है हमारी। किसी भी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके पूछेगा मेडिकल सोशल वर्कर कहाँ है, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर कहाँ है, उनसे जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है, आयुष्मान के बारे में पता करता है। और गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है वो कैसे अवेल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। नैनवाल जी, एक परिवार में जिसके सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हुए, जान पे बनाए, सर वो इतनी सारी चीजों को समझ पाता है? खैर मुझे वहां पंजीकृत कराना है, मैं वहां चला जाऊं, या मैं वहां चले जाऊं, या वहां कुछ ऐसा हो जाए, वहां आरोग्य मित्र मिल जाए। सर ये चीजें मतलब व्यवहार, यहाँ ठीक है चर्चा हम कर रहे हैं सर, ऐसे लिखेंगे इसमें हम निबंध प्रतियोगिताओं तो हम जीत भी जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन सर क्या ये फिजिबल है? सर बहुत मुश्किल है। हाँ उपाध्याय जी, एक दफ़े पहाड़ से एक लेडी आपके बहुत बेनीनाग से रेफर होके अच्छा पिथौरागढ़ गई। हाँ। उसने बच्चे को डिलीवर किया, उसके उस समय पोजीशन जो थी, बीपी जो था बहुत हाई था और उसको मतलब बेहोश हो गई। अच्छा। उसको पिथौरागढ़ रेफर किया, पिथौरागढ़ वालों ने उसको और हायर सेंटर के लिए कहा, तो उन्होंने हल्द्वानी लाने के बजाय वो उसको बरेली ले गए। बरेली में ऑर्थोपेडिक वालों ने के पास गए क्योंकि शिक्षित नहीं थे ज़्यादा, और उसके फादर थे और वो थे तो लड़का आसाम राइफल में था, तो वहाँ से वो सीधे दिल्ली के मतलब दिल्ली ले आए। अब दिल्ली में मेरे को कहीं से कॉल आया कि साहब इसको देखिएगा, थोड़ा सा अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करिए। अब वो कोमा में थी और वेंटिलेटर पर आ रही थी। हम मेडिकल गए, मेडिकल वालों ने हाथ खड़े कर दिए, और सफदरजंग गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैं उनको आरएमएल ले गया, आरएमएल में भी हाथ खड़े हो गए कि हमारे पास वेंटिलेटर खाली नहीं है। इसमें लेडी हार्डिंग में ले गए, तो लेडी हार्डिंग वालों ने कहा भाई हमारे पास सेमी वेंटिलेटर खाली है। अच्छा। और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस ने भी कह दिया कि साहब मेरे पास 1 घंटे के लिए अब रह गया है पेट्रोल, और आप फटाफट वो करिए। अच्छा। तो फिर हम अब वहाँ भी उन्होंने कहा भाई देखिए मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा कि आप यहाँ सेमी वेंटिलेटर यूज़ करें, हाथ से पंप करना पड़ेगा। अगर कहीं आपको नींद आ गई, कुछ हो गया, पेशेंट जा सकता है। तो रात को 2:30 बजे उसको हमने
जसाराम में एडमिट किया। जसाराम गंगाराम का ही कोई है हॉस्पिटल था। उन्होंने सस्ते में थोड़ा बेड दे दी। 3 दिन बाद वो पेशेंट होश में आई। तो कई बार कितना वो किया, तो उसके पास पैसा नहीं था और आसाम राइफल इसमें भी नहीं आती, CGHS में भी नहीं आती थी। तो हमने फिर बड़ी मुश्किल से रात को उसको वहाँ 3 दिन के लिए 15,000 रुपया डिपॉजिट करके वहाँ पे किसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। होश में आ गई, बच्चा भी ठीक रहा, वो भी ठीक रही। तो कई दफे ऐसी स्थिति आती है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि उत्तराखंड का आने वाला आदमी दिल्ली एम्स क्यों आ रहा है? दिल्ली ऋषिकेश एम्स भी तो है सर। सर उस समय ऋषिकेश एम्स चालू नहीं हुआ था। अच्छा। आज की डेट में मैं ज्यादातर केसेज जो भी होते हैं हम कहते हैं कि आप ऋषिकेश जाइए। अच्छा, लेकिन ऋषिकेश में लोगों को क्या है, शुरू से एम्स दिल्ली पे विश्वास ज्यादा है। वो ज्यादातर दिल्ली आना चाहते हैं। फुटफॉल की एक बड़ी वजह है। हाँ, यही एम्स दिल्ली बहुत पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टरों पे ज्यादा उनको भरोसा होता है, जबकि डॉक्टर वही वहां पे भी हैं, उनके भी नॉलेज बहुत है। ठीक है सर, ठीक है। समय मेरे पास इतना ही है। शर्मिष्ठा जी माफी के साथ आपके पास बस 40 सेकंड है मैडम। इस 40 सेकंड में ये प्रोग्राम को सबमिट दीजिए और बता दीजिए इस कोशिश को हम कैसे देखें। आपका समय शुरू होता है। देखिए घनश्याम जी, मेरे तो 2 रिक्वेस्ट हैं जो हमारे माननीय नीति आयोग के जो सदस्य हैं उनसे, कि आपने एक ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि मान लीजिए किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पेशेंट गया है, गरीब पेशेंट है, उसके पास पैसा नहीं, लेकिन 5 लाख का उसको एक इंश्योरेंस कवर मिल गया है, तो उसने कहा 5 लाख का इलाज मैं करा सकता हूँ, और पोस्ट ऑपरेटिव कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, जैसा कि हमने बहुत बार देखा भी है, मेडिकल ब्लीड और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और उसकी कॉस्ट अगर 5 लाख से ऊपर चली गई तो वो क्या करेगा? वो पेशेंट कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या इंतजाम है? अगर नहीं है तो प्लीज उस पर कुछ सोचिए और उनके लिए कुछ कीजिए। और दूसरा कि आप अवेयरनेस इसके बारे में फैलाइए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, गरीबों को उनके बारे में पता नहीं है, तो प्लीज अवेयरनेस। सरकार के इस बड़े खाके में अवेयरनेस को जोड़ना होगा, तब ये और खूबसूरती के साथ और लाभदायक होंगी। समय इतना ही, माफी के साथ रोक रहा हूं शर्मिष्ठा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को चर्चा में आने के लिए, समय निकालने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर सच के साथ के इस कार्यक्रम को आज समेटना है, लेकिन अगली बार फिर आपसे मिलने के लिए आना है। सच के साथ को आप बेशुमार प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में YouTube पे आपके पास इस पूरे प्रोग्राम का एक लिंक होगा, वहां पे अपने रिएक्शन आपको बताने, और मैं हमेशा की तरह कहता हूं कुछ छूट गया हो, थोड़ा और देखना था, तो वहां ये सुविधा है कि आगे पीछे करके आप अपने काम की बात देख सकते हैं। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। अगली बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार, खूबसूरत गोवा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। और देखिए, जब भी गोवा का नाम जहन में आता है तो समुद्र तट, पानी और घूमने के नजारे जहन में आए। लेकिन आज हम खेती बाड़ी को समझने के लिए साउथ गोवा में चलेंगे और चौपाल चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर पर। पहले से आमदनी में कुछ हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है पहले से। यहाँ जो किसान सब्जियाँ उगाता है या हॉर्टिकल्चर में जो कटहल है, पाइनएप्पल है, ये उगाता है, जब वो प्रोसेस करता है तो उसका 5 गुना 10 गुना ज्यादा पैसा मिल सकता है। मिट्टी की जांच करने के लिए हर गांव हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के मार्फत पहुंचती है और हम किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। गोवा से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 27 सितंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना है बेहद जरूरी। आइए हम सब मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। अपने आसपास खूब पौधे लगाएं। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 28 सितंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। वो खेतों में भरपूर पसीना बहा रही थी, लेकिन पैदावार नहीं हो रही थी। किसी ने सुझाव दिया, रासायनिक उर्वरक खेतों में डालो। नतीजा, जहरीले उर्वरकों ने पैरों की खाल जला दी। भारत
भारत की फार्म लेडी लीला शर्मा का एक ऐसा सफर कि आज हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का नजारा देखते ही बनता है। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 29 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।